नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद सिंह एसएलए लीगल एडवाइज़र आज आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे आप लोग बहुत कुछ सुनते रहते होंगे, लेकिन एक कंसेप्ट है जिसको कि उसकी रिलेवेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं और आशा है कि आप लोग इसे जानेंगे, समझेंगे तो आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। The concept relevance of constitution and the constitutionalism. What is constitution and what is constitutionalism? Difference, distinguishing a difference between the constitution and constitutionalism. समझने की कोशिश करते हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. इट फ्रेम्स फंडामेंटल पॉलिटिकल principles, procedures, practices, rights, powers and duties of the government. किसकी? Political principles, procedures, practices, rights, powers and duties of the government. जो भी चुनी हुई सरकार होती है उसके लिए. It imparts constitutional supremacy and not parliamentary supremacy. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बताता है और सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की ही है हमारे देश में. इट इम्पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड नॉट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एज इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट. क्योंकि सबको पता है ये पार्लियामेंट द्वारा नहीं बनाया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पहले ही तैयार हो गया था, पार्लियामेंट तो बाद में बनी है. बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे बनाया था और अडॉप्टेड बाय its people. Be the people of India have been solemnly resolved to constitute India as a sovereign socialist secular republic country. With declaration in the preamble, Parliament cannot override it. Parliament इसे override नहीं कर सकता है. जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसे override नहीं कर सकता है, बल्कि उसको फॉलो करेगा. The world's largest constitution is the Indian Constitution. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा है. And its commencement it had 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल थी, 8 शेड्यूल थे. लेकिन अभी आज की डेट में इस पे 25 पार्ट्स हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स हो गए हैं, 5 अपेंडिक्स हो गए, 448 आर्टिकल्स हो गई. हिस्ट्री में जाते हैं तो पाते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर इन ईयर 1949. कंप्लीट होने के बाद. हाउएवर इट केम टू इफेक्ट ऑन द 26 जनवरी 1950. 26 जनवरी को 1950 को हुआ, जिसकी वजह से हम अभी ये पीछे हमारा 26 जनवरी गया, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं. इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय की थी जिसमें कितने मेंबर थे. उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे. As widely considered to be known as the architect of the Constitution of India. उनको architect of Constitution of India माना जाता है. After the adoption of the Constitution, the Union of India became the contemporary and modern republic. आज जो modern republic है वो है modern republic बन गई. इसको लेने के बाद ही रिपब्लिक कंट्री बन गई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है. कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है. इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसका रिलेवेंस कैसे है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्बॉडीमेंट. ये एक इम्बॉडीमेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट विच सर्व्स एज द इम्बॉडीमेंट ऑफ द रूल्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस ले डाउन द बेस ऑफ द नेशन सो दैट इट कैन रन विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इशू. बिना किसी इशू के, बिना किसी विवाद के निकले. जैसा विवाद आते रहते हैं, कौन निर्धारित करता है, बाद में उसको रिजोल्यूट कौन करता है, सॉल्व कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही करता है. अब वो अलग बात है कि बहुत लोग जज लोग जो है ना उसको इंटरप्रेट करके अपने हिसाब से बता देते हैं, कुछ और कर देते हैं. वो उनका प्रेरोगेटिव है, उनकी पावर है, और वो जो भी है जिसका उनका बेस जो है ना मजबूत होने की वजह से चाहे जो डिसीजन ले ले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन
बिल्कुल क्लियर कट वर्जन उसके हैं, और क्लियर कट वर्जन अगर उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बरकरार रहती है। These rules and regulations lay down the base of the nation so that it can run without any sort of issue and the country and the judiciary। अभी जो हमारे देश के अंदर तीन व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये सारे उसी से ही चलते हैं। और किसी भी तरह का वार होने की संभावना, सिविल वार ब्रेकडाउन अगर हो जाता है तो वेयर देयर इज ए रेगुलर थ्रेट ऑफ द सिविल वार इज प्रोबेबली द लास्ट थिंग बाय द कंट्री कैन बी नाइटमेयर्स अबाउट। कोई बुरा अनुभव होता है या एक तरह से ऐसा लगता है कि कोई मशीनरी फेल हो रही है या ब्रेकडाउन हो रहा है कहीं पे, कोई किसी पार्ट पे, किसी इलाके में, किसी सेगमेंट पे हमारे देश के आक्रमण हो रहे हैं या अंदर खाने में जो ना कोई आक्रमण टाइप का लगता है, तो ऐसी स्थितियों में ये जो है ना थोड़े सा वहाँ पे पावर जो है ना सीज हो जाती है और यूनिटरी टाइप की पावर हो जाती है। लेकिन उसको भी उसमें भी जो है ना लिमिटेशंस है। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी गवर्नमेंट। जो भी किसी भी तरह की जो गवर्नमेंट बनती है देश में, हमारे देश में कैसी भी बनती है, किसी भी देश में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है वहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट लेज डाउन ऑल द लीगल एंड द कल्चरल एस्पेक्ट। लीगल एंड कल्चरल, हमारे देश डाइवर्सिफाइड है, जो हम बहुत compete करते हैं कि हम अमेरिका से कर लेंगे, जापान से कर लेंगे, चाइना से कर लेंगे या कनाडा से कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से कर लेंगे। हमारे डाइवर्सिफिकेशन कितना है, 25 तो राइटिंग में, 50 लैंग्वेज है, 50 इलाके हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं कुछ है, कहीं समुंदर है, कहीं समुद्र का ही किनारा है, ये सब चीज़ें हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी गवर्नमेंट। जो बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का होता है उसको फॉर्म करती है। द गवर्नमेंट बॉडीज विल बी गवर्न एंड द where there is a foreign interaction in the personal affairs। किसी भी देश में, क्या हमारे देश में अगर कोई हमारे मैटर में कोई दूसरा देश बोलता है तो उसको बोलने का राइट नहीं है, हम उसके लिए कम्बैट करते हैं। These three are the sources of stability of the country: the executive, the legislature and judiciary। ये जो है ना, these three are the sources of stability of any country and without them the only thing that will rise is a terror। अगर ये हमारी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सही से नहीं काम करती या काम नहीं करती या नहीं होती तो फिर वही टेरर होता। कभी कभी इसमें भी काम करने वाले टेरर के रूप में ही आ जाते हैं। और आप देखते हैं किसी भी दफ्तर में जो भी करप्टेड लोग हैं, करप्टेड लोगों का टेरर फैल जाता है, वो भी एक तरह का टेरर है, दूसरे लोगों को, ईमानदार लोगों के लिए पड़ जाता है। तो वो सब चीज़ें, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी गवर्नमेंट। एनी गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट के जो लोएस्ट स्टेटा है वहां तक, लेखपाल तक। तो गवर्न द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका तीनों की जो पावर है उसको गवर्न करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर्स ऑफ ईच ऑर्गन एंड लेट everyone related to the country know that the power of the governmental and the legal body has। क्या लीगल बॉडी क्या रखती है, गवर्नमेंटल क्या रखती है? इट डिमार्केट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ द पार्टीज वेदर इट इज ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कंपनीज और कंट्री आर द मासेस ऑफ द नेशन। गवर्नमेंट में पूरी गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका से लेकर के विलेज तक पहुंच गया, वो गवर्नमेंट हो गया। एंड कंपनीज के रूप में काम करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो, और पीपल है, मासेस है, एपेक्स बॉडी, और ये सबसे टॉप बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बॉडी है वो सबसे टॉप बॉडी है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपीरियर टू ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री विच मीन्स एनी लॉ और प्रोविजन that is circulated in the nation is a passed down by the constitution itself। ये कॉन्स्टिट्यूशन itself करता है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है और उसको प्रेसिडेंट के रूप में ले लिया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ है कि कोई लॉ पास हो गया है जो सुपरसीड करता हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो इसीलिए प्रेसिडेंट बन रहा है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, every law enacted by the government has to be in conventionality with the
कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्वेंशनल नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा, फिर वो जो है ना फिर जुडिशियल रिव्यू में चला जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट उसको निर्धारित कर देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है ना गार्जियन है उसकी, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रिजर्व करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन थीम्स है उनको भी प्रिजर्व करती है, जो मेन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको सेव करती है, गोल्स ऑफ द कंट्री। और कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी भी कंट्री के या किसी भी देश के गोल को निर्धारित करता है, उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द नेशनल गोल ऑफ एनी कंट्री। बाय नेशनल गोल्स we mean to say that any aspiring objective that country has, every country has some point in reach to reach which is planned in their mind. Therefore the constitution will help to reach goals. Democracy, secularism, socialism and national integration, ये जो फैक्टर्स हैं चार हैं, या डेमोक्रेसी है हमारा, सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, नेशनल इंटीग्रेशन है, ये सबको ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। गवर्नमेंट के काम करने के रास्ते हैं, तरीके हैं, इस तरह से बनेंगी, इस तरह से चलेंगी, इस तरह से आगे फॉलोअप होगा, इस तरह से इशू आएंगे, उन इशू को मतलब रेजोल्यूट करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ही लेकर के बेसिक राइट्स ये इसमें पब्लिक के राइट्स है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित करता है। और वो राइट्स हैं द राइट ऑफ लाइफ एंड राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू पार्टिसिपेट फ्रीली एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, जैसे एसोसिएशन फॉर्म कर लिया, ट्रेड यूनियन बन गई या कुछ भी हो गया, मतलब ये सब चीज़ें कि राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के ये राइट्स हैं। ये राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन से और सुप्रीम कोर्ट के पास 226 में उसमें 35 में उसमें जाकर के हम अपना जो भी राइट्स हैं उनका लेते हैं, सीख करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट उसी के बेस पे मासेस को, पीपुल को, इंडिविजुअल को, ग्रुप को, सबको देता है। बेसिक राइट्स हैं ये। तो वेल बीइंग ऑफ डिग्निफाइड राइट्स, ये भी है, डिग्निटी भी होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि उसको मिस इंटरप्रिटेशन में माना जाता है, कुछ चीज़ें जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित की गई हैं, या एक तरह से एक मैंडेट दिया गया है कि कुछ लोगों को उठाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, और अब रिजर्वेशन के नाम पे उनसे compete करने वाला डिस्क्रिमिनेशन शब्द जो है, ये शायद हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानने वाले लोग ही उठा सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले लोग उठा रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज इलीगलिटी, और लोग उसे जानबूझ करके डिप्राइव करने के इरादे से मासेस को दबाना चाहते हैं। पावर ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अब नेशनल इमरजेंसी हो जाएगी, मीन्स कहीं पे अटैक हो गया, कहीं से आक्रमण हो गया, इंटरनल रिवेलरी चालू हो गई, जो भी है, कोई भी रीजन है। वन ऑफ द थिंग दैट मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ए रियली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर ए कंट्री इज द फैक्ट दैट इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ पावर्स at the time of national emergency. By national emergency we mean a disaster that can wipe out some part of the nation. किसी जगह पे, किसी ऐसे हमारे किनारे पे कहीं पे भी कुछ भी आ जाए, जिसको हम ये संज्ञा देते हैं कि आतंकवाद भी एक तरह से है, उसी में आता है। और कोई जो है ना वार टाइप का कोई घोषणा कर देता है, इंटरनल वार की कोई घोषणा हो जाती है या एक्सटर्नल वार की घोषणा हो जाती है, तो उसी को उस समय पावर पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाती है। वो इमरजेंसी जिसको कहते हैं कि इमरजेंसी में जो सारी पावर ट्रांसफर हो जाती है, तो सारे राइट इन्फ्रिंज हो जाए, मतलब सारे राइट जो है ना आपके खत्म हो जाते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स डिमॉन्स्ट्रेटिंग द रिलेवेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्पाइन ऑफ द नेशन, ये किसी भी कंट्री का, किसी भी देश की स्पाइन है। और बिना कॉन्स्टिट्यूशन के जो कंट्रीज हैं, जो भी चल रहे हैं, जहाँ पे राजशाही है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बना के चलते हैं, उनका भी एक कोई प्रिंसिपल होता है, उसके बेस पे काम करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द पर्टिकुलर एंट्री दैट शैल हेल्प इन अंडरटेकिंग हाउ इट इज सपोज्ड टू बी गवर्नड। The Constitution is a set of fundamental laws that the government as well as the individual shall follow.
गवर्नमेंट को भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट फ्री है, जैसा अभी आजकल आप देखते हैं कहीं भी, ये कभी कभी एजुकेशन में या इंस्टीट्यूशन में या कभी आप टीचिंग में लोग कहते हैं कि इन चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। जब नहीं बताया जाए तो जानोगे कैसे? बहुत से लोग ऐसे हैं शासन सत्ता में बैठे हुए जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट का कहीं पे फॉलो अप ही नहीं करते नजर आते। वो 10% भी नहीं करते, 90% वायलेटिव है। और वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो मंत्री हैं, और वो और बड़ी बड़ी पोस्टों पे भी हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो ही नहीं करते हैं। लेकिन यही है, यही है कि गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को, दोनों को फॉलो करना। अगर पब्लिक फॉलो कर रही है तो गवर्नमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट नहीं फॉलो करेगी, पब्लिक फॉलो करेगी, और सबको तुम जेल में ठूसते रहोगे, किसी का घर गिरा दोगे, किसी का बुलडोज कर दोगे, किसी को कुछ कर दोगे, किसी के साथ जात के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन होगा, किसी के नाम रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेट होगा, किसी के एरिया के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। देश की मृदा मृदा जल जंगल और जमीन, जल जंगल और जमीन सबको सेल करोगे, बेचोगे। तो ये सब चीजें जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट से अगेंस्ट हैं। These fundamental laws and principles are written in the document, and it is why it is called the written constitution। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और बेसिक लॉ ऑफ नेशन है, और सारे कानून इसी के अंदर और इसकी पेरीफेरी से एक भी ऊपर नहीं बनाए जाते हैं। और अगर बन जाते हैं तो कई बार वो अगर बन गए तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जुडिशियल रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट उसे नल्लीफाई कर देती है। आशा है कि आप लोगों ने इसे समझा होगा, समझे हैं तो आगे बढ़ाए। और इसके साथ साथ एक थोड़ी सी छोटी सी चीज़ और भी है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस जो था वो भी समझना चाहिए। हालांकि बहुत बीच में मैंने बोल दिया था, जो बोला है मैं वो सब डिफरेंस ही है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द गवर्निंग लॉ दैट हेल्प्स रेगुलेट द फंक्शनैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अच्छी काम कर रही है, गलत काम कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बताता है। As such, constitutionalism sets the standard of action for the government. It indeed sets limitation to the government. Constitutionalism defines the action of the government as legitimate or illegitimate. अगर गवर्नमेंट के एक्शन इलीजिमेट है, अच्छे नहीं है तो उसमें तो तुरंत ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ही आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं भी गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, स्टेट गवर्नमेंट खासतौर से यूपी गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया और वहां पे जाकर के बुलडोजिंग करना या मेजरमेंट करना चालू हो गया। अगला बंदा कुछ क्लू पाया, कहीं से ज्ञान पाने के बाद एक केस में हमने ही बुलडोजिंग पे भी वीडियो बनाया है, और जो है ना अननेसेसरी मेजरमेंट पे भी, कि जब क्रॉप खड़ी हो उसमें मेजरमेंट किया जाए तो उसमें वीडियो, उस वीडियो के बाद कुछ लोग हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट जाने पर हाई कोर्ट ने उनको रोका। हाई कोर्ट ने रोका कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं है कि को किसी की भी एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्ट करके उससे पब्लिक के अगेंस्ट में या किसी ऐसे रूल्स रेगुलेशन सबका वायलेशन करके उस किसी का मकान गिरा दिया जाए, किसी की जमीन हड़प ली जाए, या किसी को इलीगल घोषित कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने के पास पावर थी, हाई कोर्ट ने दिया फैसला और मानना पड़ता है सरकारों को। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है कि हाई कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट सामने आ गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब जो मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर ने जो सोच रखा था, जो थॉट रखा था, उसी थॉट प्रोसेस को लेकर के अगर हम मिस इंटरप्रिटेशन न करें, इंटरप्रेट करते हुए अगर कोई फैसला देते हैं और सरकारों को रास्ता देते हैं और उनको चेक करते हैं, उनको रोकते हैं, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हो सकता है और ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के लिए सामने आ जाता है, हाई कोर्ट उसको रोकती है, सुप्रीम कोर्ट रोकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया है, रोका है, और कई बार जो है ना उनके दबाव में भी रह जाते हैं। ये अलग मैटर है। आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा, समझे है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।